विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत वीडियो में हम ई बैंकिंग के बारे में चर्चा करेंगे। और ई बैंकिंग का आप देखिए कि ई बैंकिंग अर्थात होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इस व्यवस्था में बैंक के व्यवहार भौतिक स्वरूप के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अपने भौतिक व्यवहार होता है बैंकों के अंदर व्यक्तियों के द्वारा, वो न होकर के इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में इसका व्यवहार देखने को मिलता है। अब आगे इसमें देखते हैं कि बैंक की प्रक्रिया का विकास। तो बैंक की प्रक्रिया के विकास की बात करें तो इसके हम 3 स्टेप बता सकते हैं। तो पहला स्टेप इसमें आप देखेंगे ये है परंपरागत प्रक्रिया। परंपरागत प्रक्रिया में क्या है कि यहाँ पर बैंक के कार्य परंपरागत पद्धति से होते थे, जिसमें खाता धारक खाता के लेखा के लिए उसके लिए लेजर रखा जाता था। यानी इस बैंक में गए तो बैंक में जो भी व्यवहार उधार जमा करता था तो वो रकम हाथ से उसके लेजर में लिखा जाता था, और उसके बाद कुछ भी हिसाब देखना हो तो लेजर बुक निकाल करके उसकी माहिती उसको प्रदान की जाती थी। इसके अलावा वो जो भी फॉर्म, विड्रॉल फॉर्म भरना या रकम भरने की स्लिप भरना, ऐसे जो भी वाउचर ग्राहक देता था तो बैंक उसको संभाल के रखती थी। तो बैंक की ये भी जिम्मेदारी होती थी। और नमूने का हस्ताक्षर, उसके लिए नमूने का हस्ताक्षर होता था तो उसको भी बैंक संभाल के रखती थी। और जब ग्राहक बैंक में जाए तो उसका नमूना टैली करके या मिला करके और व्यवहार किया जाता था। तो यानी देखा जाए तो ये एक जटिल समस्या थी, लेकिन ये परंपरागत प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इस तरह आप कह सकते हैं कि परंपरागत प्रक्रिया जो है वह यंत्र की सहायता के बिना कार्य उसमें होता था। उसके बाद आगे विकास होने पर दूसरा स्टेप आया नेटवर्क से कंप्यूटर को जोड़ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि बैंकों का जो कार्य है, परंपरागत जो प्रक्रिया है, उसमें बैंक एक शाखा के कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ दिया जाता है। उसमें कोई भी जैसे है उसको अपने सर्वर मान लेते हैं, कोई भी मुख्य कंप्यूटर को सर्वर मानेंगे और उसके बाद एक शाखा के सभी कंप्यूटर्स को उसके साथ जोड़ दिया जाता है या सर्वर के साथ जोड़ना संभव हो जाता है। और ऐसा करने से क्या होता है कि बैंक में जो भी व्यवहार होगा, क्योंकि सारे कंप्यूटर क्या है उस सर्वर से संलग्न है, इस वजह से उनके साथ जो भी व्यवहार होगा वो कार्य सरल रूप से होगा और शीघ्रता से भी होगा, क्योंकि वहां पर सारी माहिती आपको हर कंप्यूटर पर प्राप्त होने वाली है। तो इस तरह से ये जो नेटवर्क का सिस्टम है, इससे जो है बैंकिंग प्रक्रिया थोड़ी सरल और थोड़ी शीघ्रता इसमें आई। और तीसरा स्टेज आता है वो है इंटरनेट का उपयोग। अब इंटरनेट के उपयोग में क्या होता है कि बैंक के व्यवहार में इंटरनेट द्वारा, उनका जो सारा व्यवहार इंटरनेट द्वारा होता है, इस प्रकार की व्यवस्था के लिए बैंक के ई कॉर्नर है या ई गैलरी है जैसी व्यवस्था की प्रारंभ की गई। और इस प्रकार के व्यवहार में एक यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें यूनिक कोड दिया जाता है इसके अंदर, इंटरनेट के उपयोग के अंदर। तो उसके परिणाम स्वरूप प्रक्रिया बहुत ही सरल और बहुत ही शीघ्र हो जाती है। तो कहने मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट का जो उपयोग है, इससे बैंक के सारे कंप्यूटर को नेट से जोड़ दिया जाता है और जोड़ करके और उसके बाद फिर जो है वो इंटरनेट द्वारा इसका व्यवहार किया जाता है। तो ये सबसे यानी सरल प्रक्रिया और सबसे शीघ्र प्रक्रिया के रूप में माना जाता है। खर्च की दृष्टि से भी इसमें खर्च कम आता है। अब इंटरनेट बैंकिंग व्यवहार में बैंक ग्राहक को यहाँ बताया कि यूनिक कोड या पासवर्ड देती है, और ऐसे व्यवहार 2 स्वरूप में पाए जाते हैं। एक व्यवहार है वित्तीय व्यवहार, जिसके अंदर पैसे की लेन देन होती है। इसमें क्या होता है कि ग्राहक द्वारा एक दूसरे खाते में रकम को ट्रांसफर हो जाता है। ग्राहक चाहे तो किसी अन्य व्यक्ति के ग्राहक के खाते में अपनी रकम ट्रांसफर करे या उसके खाते में कोई दूसरा कोई रकम ट्रांसफर करे। तो ये वित्तीय व्यवहार के अंतर्गत आता है, नेट बैंकिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद जैसे बिल का भुगतान करना इत्यादि, ये सारा काम जो है वो नेट बैंकिंग के माध्यम से जो है शक्य बनता है या हो सकता है। और दूसरा आता है इसमें अवित्तीय व्यवहार। तो अवित्तीय व्यवहार के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंदर जो है वित्तीय व्यवहार नहीं होंगे। जैसे ग्राहक द्वारा स्टेटमेंट प्राप्त करना, ग्राहक ने जितने भी जो व्यवहार किया है उसका स्टेटमेंट
पासबुक में एंट्री करवाना, चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट करना, पिन चेंज करवाना या पेमेंट स्टॉप करवाना। कभी उसने भूल से किसी को चेक दे दिया, चेक खो गया हो तो स्टॉप पेमेंट की व्यवस्था है, उसके लिए रिक्वेस्ट करना। तो ये सारे काम जो है वो अवित्तीय व्यवहार के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से दो प्रकार के वित्तीय और अवित्तीय व्यवहार आपने देखे। अब आप देखेंगे इसके अंदर कि वित्तीय और अवित्तीय व्यवहार के बाद अगला इसमें आप सीखेंगे कि इसके अंदर तीन प्रकार से व्यवहार बताए गए हैं। एक है कोर बैंकिंग। तो कोर बैंकिंग में आपसे पूछा जाए तो कोर बैंकिंग में कोर शब्द का फुल फॉर्म देख लीजिए। सी सेंट्रलाइज्ड, ओ ऑनलाइन, आर रियल टाइम, ई एक्सचेंज। तो सेंट्रलाइज्ड, ऑनलाइन, रियल टाइम, एक्सचेंज ये कोर बैंकिंग के अर्थ में आता है। इस व्यवस्था में एक बैंक की समग्र विश्व में सभी शाखाओं को जोड़ा जा सकता है। मान लो कोई विश्व लेवल की बैंक है तो इसी बैंक में जितनी ही पूरे विश्व में शाखा है सारी शाखाओं को एक दूसरे से इसमें जोड़ दिया जाता है कोर बैंकिंग के माध्यम से। और इसमें होता है केंद्रीय सर्वर होता है। एक जो सर्वर होता है वो सेंट्रलाइज होता है, तो केंद्रीय सर्वर इसके अंदर होता है और उसी के माध्यम से सारे जो है बैंक के जितने भी शाखाएं हैं उनको जोड़ने की व्यवस्था की जाती है। बैंक किसी भी खाता धारक, यहाँ बैंक का कोई भी खाता धारक व्यवहार का लेखा रियल टाइम में इस केंद्रीय सर्वर में लेखांकित हो जाता है, यानी कोई भी व्यवहार करे तो। और इसके अलावा अगर व्यवहार में कोई परिवर्तन किया गया है तो सभी शाखाओं में उसको देखा जा सकता है, क्योंकि जो भी चेंज होगा वो सब शाखा में बताया जाएगा। तो आप किसी भी बैंक के अंदर कोई भी चेंज कराओगे, परिवर्तन कराओगे तो दूसरी बैंक में या दूसरी शाखा में उसकी जानकारी देखी जा सकती है। इसके अलावा किसी भी शाखा का खाता धारक अपने खाते का व्यवहार बैंक के किसी भी अन्य शाखा में कर सकता है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। कोई भी शाखा में वो अपने व्यवहार कर सकता है। जैसे वो अहमदाबाद का शाखा के अंदर है तो वह यहाँ से दिल्ली जाता है तो दिल्ली शाखा में भी अपना सारा काम वो कर सकता है। उसको अहमदाबाद से ही काम करने की जरूरत नहीं है, जहाँ रहे वहां वो अपना काम निपटा सकता है बैंकिंग का। इसके अलावा वह किसी भी शाखा में अपने खाते में से नगद निकाल सकता है। बराबर कि अहमदाबाद का व्यापारी जैसे मैंने बताया दिल्ली में है उसका खाता, वही बैंक है, SBI बैंक है, तो वह अपने खाते में जा करके वह पैसा चेक द्वारा भी निकाल सकता है, अन्य तरह से भी निकाल सकता है। तो इस तरह जमा कर सकता है, निकाल सकता है, अन्य व्यवहार कर सकता है, जो भी उसको काम करना हो प्रक्रिया वो सारा काम वो कर सकता है। इस प्रकार खाता धारक शाखा का ही खाता नहीं बल्कि वो बैंक का खाता धारक माना जाता है। पूरी बैंक का खाता धारक है वो, क्योंकि पहले कैसा था कि जिस शाखा में आपका खाता है उसी में ही व्यवहार होता था। अब ऐसा नहीं रहा, आप उस बैंक की कोई भी शाखा में काम अपना कर सकते हैं। तो इसलिए वो बैंक का खाता धारक है, वो किसी शाखा का खाता धारक नहीं होता है, ऐसा हम कर सकते हैं। और इसके अंदर प्रक्रिया जो है ग्राहक और बैंक दोनों के लिए कम खर्चीला और कम समय वाला पाया जाता है। तो कोर बैंकिंग के बारे में आप इतनी माहिती दे सकते हैं। उसके बाद इसमें आता है ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग जो है ये अपने जानते हैं इसके बारे में कि ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग है। और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जो है वर्तमान समय में सभी बैंक की शाखाएं इंटरनेट के माध्यम से सभी जुड़ी हुई हैं। इसलिए व्यक्ति का खाता किसी भी शहर में हो, किसी भी शाखा में हो, तो वो अन्य किसी भी स्थान में किसी भी शाखा में वो अपने व्यवहार कर सकता है या अपना वो लेन देन कर सकता है। इसके अलावा अब बैंकों में विविध स्थानों पर ई कॉर्नर की व्यवस्था की गई है। तो ई कॉर्नर के द्वारा क्या होता है कि मशीन की सहायता से एटीएम कार्ड द्वारा अपने खाते से वो रकम निकाल सकता है, खाते में रकम जमा कर सकता है ई कॉर्नर के माध्यम से, और अपने खाते की शेष जान भी सकता है कि मेरे खाते में बैलेंस कितना है, उसकी जानकारी भी वो प्राप्त कर सकता है। तो इस तरह से वह एटीएम या मशीन के माध्यम से अपना सारा काम कर सकता है। व्यवहार इस प्रकार होने के कारण बैंक सर्वर के साथ खाता धारक का मोबाइल नंबर कनेक्ट होता है। जो भी वो मोबाइल नंबर देगा वह उसके सर्वर के साथ कनेक्ट होगा, जिससे खाता में से निकाली गई रकम, जमा की गई रकम का मैसेज तुरंत उसको प्राप्त हो जाएगा। और इस व्यवस्था के कारण जो है व्यवहार सरल और तीव्र बन जाता है। और यहाँ पर जो है
ई बैंकिंग के अंदर या ई कॉर्नर के अंतर्गत व्यापारी ग्राहक को जो है अपनी जानकारी जो है या मोबाइल नंबर बैंक को देनी पड़ती है। ये दोनों लगभग सेम ही है। फिर मोबाइल बैंकिंग में बैंक में जाए बिना मौद्रिक व्यवहार हो जाता है अगर मोबाइल बैंकिंग है तो, क्योंकि मोबाइल जो सेवा है ये व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से वहां जाना नहीं है और वो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से घर पर काम कर सकता है। अर्थात जैसे इंटरनेट युक्त उसकी मोबाइल है, लैपटॉप है, वहां से भी वो काम कर सकता है और विश्व के किसी भी कोने में वो मौद्रिक व्यवहार भी कर सकता है। जैसे कि खाते का शेष जानना, बैलेंस जानना, कोई खर्च है, लाइट बिल है, टेलीफोन बिल है, गैस का बिल है, अदा करना, उसको भुगतान करना, एक दूसरे के खाते में रकम ट्रांसफर करना, ये सारा काम भी वो मोबाइल बैंकिंग कैसे कर सकता है। इसके लिए उसको मोबाइल बैंकिंग के लिए बैंक को आवेदन देना पड़ता है। फिर बैंक उसे क्या करती है, लॉगिन आईडी देती है और पासवर्ड देती है और उसके माध्यम से वह क्या करता है, अपने मोबाइल द्वारा सारे व्यवहार को कर सकता है। इसके बाद आता है मित्रों बैंकिंग सेवाएं। इसके अंदर संक्षिप्त में देख लेते हैं। पहला है एटीएम। तो एटीएम सेवा बैंक द्वारा दी जाती है। इसको एटीएम का फुल फॉर्म है यहाँ ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो इस मशीन के अंतर्गत जो है ग्राहक अपने खाताधारक अपने रकम निकाल सकता है, रकम जमा कर सकता है और इसमें दैनिक रकम निकालने की सीमा तय होती है। उतनी रकम की वो निकाल कर सकता है। एक साथ रकम निकालने के लिए भी उसके लिए सीमा या मर्यादा होती है, तो उसके अनुसार ही वो रकम निकाल सकता है। एटीएम कार्ड के लिए उसको आवेदन करना पड़ता है, फिर एटीएम कार्ड मिलता है। साथ साथ में बैंक एटीएम कार्ड के साथ उसे सीक्रेट पिन देती है। ये गुप्त पिन होता है, वो ग्राहक को ही मालूम होना चाहिए। दूसरा कोई इसका अगर नंबर जानेगा तो उसका मिसयूज कर सकता है। तो इस तरह से ये एटीएम की व्यवस्था एक सामान्य हो गई है और इसके द्वारा वह अपने सारे कामकाज वो कर सकता है बैंकों के साथ। अब आता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड की बात करें तो 20वीं सदी के अंत में इसका विशाल पैमाने पर प्रारंभ हुआ, खूब इसका उपयोग हुआ और 20वीं सदी के अंत में इसका विशाल पैमाने पर प्रारंभ हुआ और इसके अंदर ग्राहक को आवेदन करना पड़ता है। आवेदन के बाद बैंक चेक करती है उसकी साख क्या है या उसके जो है कैपेसिटी कितनी है और उसकी कैपेसिटी को देखते हुए बैंक निर्धारित साख का मूल्य का क्रेडिट कार्ड उसको अदा करती है। जैसे मान लो उसकी लगता है कि भाई ये ग्राहक जो है 20,000 तक का पेमेंट आसानी से कर सकता है, तो बैंक उसे 20,000 तक का क्रेडिट कार्ड उसको अदा करती है। तो 20,000 रुपए तक की वो खरीदी कर सकता है और जब वो कहीं भी खरीदी करेगा तो बैंक उसके खाते में से रकम उधार करेगी और विक्रेता के खाते में रकम क्या करेगी, जमा करेगी। तो इस तरह से जो है बैंक द्वारा होने वाला व्यवहार है और निश्चित समय पर बैंक उसके हिसाब का बिल उसके घर भेजेगी। या अभी नेट बैंकिंग है तो नेट के द्वारा भी या ईमेल के द्वारा भी उसको उसके बिल की माहिती प्रदान करती है और बाद में उसको निर्धारित समय में या निश्चित समय में पैसे को उसको भुगतान कर देना पड़ता है। अगर नहीं कर पाता है तो उसको चार्ज और साथ में उसका ब्याज के साथ पैसा पेमेंट करना पड़ता है। इस तरह से ये डेबिट कार्ड की जो व्यवस्था है ये व्यवस्था और उसके बाद क्रेडिट कार्ड की जो व्यवस्था है बैंक के द्वारा सेवा के अंतर्गत बताई जाती है। और उसके बाद एक आप लास्ट पॉइंट देख लीजिए बैंकिंग सेवा का और वो अंतिम है डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड जो है ये बैंक अपने खाता धारक को अदा करती है। खाता धारक आवेदन करता है तो आवेदन पर डेबिट कार्ड उसको उपलब्ध कराया जाता है। इसके द्वारा भी वो अपनी जमा रकम की सीमा में क्रय कर सकता है या क्रय का भुगतान कर सकता है, ऐसा आप कर सकते हो। और खरीदी गई राशि में खाता धारक के खाते में रकम उधार की जाती है और विक्रेता के खाते में उसको जमा किया जाता है। व्यापारी या ग्राहक जितनी रकम उसके खाते में जमा है उससे अधिक की व्यवहार वो नहीं कर सकता है, तो उसकी जमा रकम जितना वो व्यवहार कर सकता है या उसका उपयोग कर सकता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपका ये बैंक का सेवा और उसके बाद ई बैंकिंग और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग इत्यादि के बारे में आपका ये टॉपिक यहाँ पूरा होता है और अगले टॉपिक में अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। नमस्कार।